नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रोटेशनल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी को भी फिजिक्स में किंग बनना है तो आई गेस मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे जिसका जितना अच्छा कमांड होगा वो उतना ही ज्यादा फिजिक्स पे उसका ग्रिप होगा। मींस जिनका मैकेनिक्स बहुत ही स्ट्रांग होता है वो बेसिकली फिजिक्स से किंग होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही मैथ्स में जिनका कैलकुलस स्ट्रांग है, जिनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बिल्कुल एकदम हाथ सेट है, मतलब सोचना भी नहीं पड़ता किसी फॉर्मूले को लेकर और कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, जिनको सोचना भी नहीं पड़ता, वो लोग मैथ्स के किंग होते हैं जिनका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो फिजिक्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है, आप ऐसे समझ लो कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो सकता है कि आपका आईटी निकल जाए बिना रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़े ही, लेकिन बीटेक नहीं निकलेगा बिना रोटेशनल मैकेनिक्स के। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग आई मीन इनर्शिया पढ़ते हैं, हम लोग मूवमेंट मूवमेंट निकालना पढ़ते हैं, टॉक निकालना पढ़ते हैं, इन सब का एक्चुअल बीटेक में बहुत इस्तेमाल है। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मेरा वीडियो आए वो सबसे पहले आपको पिंग हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कंजूसी मत करिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आप वीडियो देखते हो, आपको पसंद आती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और आते हैं मैकेनिक्स में, आई मीन रोटेशनल मैकेनिक्स में। रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा बड़ा है, इसको दो तीन पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग टारगेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अगर देखा जाए ना तो एक मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स जो है वो एक वर्ड के अराउंड घूमती है। ठीक है। एक पार्ट ऑफ फिजिक्स है जो उस वर्ड के सपोर्ट में है, एक पार्ट ऑफ फिजिक्स है जो उस वर्ड के अगेंस्ट है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक वर्ड के अराउंड मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स मेरी घूमती है, एक जो मेरा सपोर्ट में है और एक मेरा अगेंस्ट है। ठीक है। ये समझ लो कुरुक्षेत्र का मैदान है, ये पांडवों की सेना है और ये मेरी कौरवों की सेना है। तो पांडवों की सेना में कौन कौन है? सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है, वो कौन सा वर्ड है जिसके अराउंड मेरी एक मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स जो है आई मीन हुवर करती है? उस वर्ड को बोलते हैं चेंज। चेंज मतलब छुट्टा नहीं, चेंज मतलब परिवर्तन, चेंज मतलब ऑल्टरेशन। ठीक है। तो चेंज के अराउंड मेरी फिजिक्स आई मीन घूमती है। और कुछ पार्ट है जो चेंज को सपोर्ट करता है, कुछ पार्ट जो है चेंज के अगेंस्ट होता है। जो सपोर्ट करता है उसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या करता है? बेसिकली इट इज चेंज ऑफ लोकेशन। यानी कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, तो उसकी एक वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगला पैरामीटर क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो पूरा का पूरा बेस्ड ही है एक्सेलरेशन पे, कि कोई भी चीज मूव करेगी तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। कोई भी चीज अगर रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यानी कि चेंज अगर करना है उसकी वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन चाहिए तो एक फोर्स का एंट्री हो जाती है। फोर्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग द चेंज। ठीक है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो वैसे तो इनकी हालत जो है भीष्म पितामह की तरह है, यानी कि युद्ध करना है कौरवों की तरफ से, लेकिन आशीर्वाद है पांडवों की तरफ। यानी कि वो चेंज को सपोर्ट भी करते हैं और चेंज के अगेंस्ट भी है। ऐसे लॉज में क्या क्या आते हैं, ऐसे रूल्स में क्या क्या आते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहेगी, यानी कि चेंज को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि टोटल एनर्जी का पैकेज मेरा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चेंज को सपोर्ट भी कर रही है और चेंज के अगेंस्ट भी जा रही है। यही चीज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है कि दो बॉडीज जो है आपस में टकराती रहती हैं, उनका मोमेंटम एक का अगर ज्यादा है तो कम होगा, दूसरे का कम है तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो कंजर्वेशन, और जहां भी कंजर्वेशन लॉ आ जाता है वहां पे ऑलमोस्ट ये चीज होती है कि टोटल पैकेज मेरा कांस्टेंट होता है और इन बिटवीन जो चीजें एक्सचेंज होती रहती हैं आपस में। ठीक है। तो ये मेरे लॉज वो हो गए जो एक तरह से दोनों तरफ है।
मोर इंपॉर्टेंट है कि चेंज के अगेंस्ट क्या क्या है, चेंज को कौन से फैक्टर्स अपोज करते हैं। सबसे पहला फैक्टर फ्रिक्शन, ऑलरेडी पढ़ा है। फ्रिक्शन का काम क्या है भाई? फ्रिक्शन का काम है कि जैसे ही मोशन हो, मोशन के खिलाफ धरने पे बैठ जाना, ठीक है। जैसे ही बेसिकली इट इज नॉट अबाउट मोशन, इट इज बेसिकली रिलेटिव मोशन। किसी सरफेस और किसी पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो वो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, सब्जेक्ट की ये पार्टिकल किधर की तरफ मूव करेगा। अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। यानी कि किसी भी केस में इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी कि इसका जो स्टेटस है, अगर वो स्टेटस चेंज हो रहा है, स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि मोशन हो रहा है उसमें, तो उस मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो सबसे बड़ा आई मीन चेंज के अगेंस्ट पार्टी का एक तरह समझ लो लीडर ही है फ्रिक्शन फोर्स। दुनिया में फ्रिक्शन फोर्स जैसे हम लोग आई मीन नेगेटिवली देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं अप्लाई होती है अगर फ्रिक्शन फोर्स हम अप्लाई करते हैं। बट ये जो लाइफ है ना, फ्रिक्शन फोर्स के बिना देखा है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग की लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स का कितना बड़ा रोल है। अगर कोई चीज मूव कर रही है, अगर मैंने किसी चीज को एक स्पीड देकर छोड़ दिया तो रुकती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। टायर में ब्रेक लगता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो इतने एक्सीडेंट हो रोड पे, कोई चीज अगर मूव कर दी तो कभी ना रुके, वो इधर उधर टकरा, जब तक 2-4 एक्सीडेंट ना कर ले तब तक वो रुके ही ना। तो फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए तो हमारी लाइफ को मैनेज करती है। चेंज तो इंपॉर्टेंट है, फोर्स तो इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी को रोकने के लिए भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो उस फैक्टर का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। फ्रिक्शन फोर्स वो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं चेंज के अगेंस्ट है। अगला नेक्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग में अप्लाई होता है, जो भी लेंथ है उसको जैसे ही आप एक्सटेंड करते हो, चेंज आपने किया उसकी लेंथ को, अपोज करने के लिए एक फोर्स खड़ा हो गया, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। जैसे आपने उसको कंप्रेस किया, आपने लेंथ को चेंज किया, अपोज करने के लिए एक फोर्स खड़ा हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स मेरा क्या हुआ? चेंज के अगेंस्ट। तीसरे टर्म पे आते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? इलास्टिसिटी मैंने एक दिन पहले ही बताया था। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई फोर्स लगाकर उसको हम शेप चेंज करते हैं, तो जो शेप चेंज करने की अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस दिखाता है और फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने पुराने शेप को गेन करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी भी देखा जाए तो चेंज के अगेंस्ट है। यानी कि अगर आप किसी भी मटेरियल को अगर आप डी-शेप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। रबर बैंड को देखो, रबर बैंड को हमने खींचा, तुरंत फोर्स लगना शुरू हो जाता है हाथ पे। जैसे ही उसकी लेंथ बढ़ाया तुरंत फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जितना बढ़ाएंगे उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी मेरा एक फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर मास। मास कैसे अपोज करता है, यह बहुत ट्रिकी है। मास कैसे अपोज करता है? देखा जाए तो एक पार्टिकल लिया मैंने भाई 5 केजी का, और एक लिया 50 केजी का, और दोनों पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। यानी कि मास जितना बड़ा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली चेंज इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास जितना बड़ा होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरी कम होती जाएगी। यानी कि मास में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली चेंज को अपोज करती है। मास के होने मात्र से एक प्रॉपर्टी आ जाती है किसी भी मटेरियल में जो चेंज को अपोज करती है। और जो मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, बेसिकली इनर्शिया का मतलब ही कहीं ना कहीं मास से है। ठीक है, मास को हम इनडायरेक्टली हम इनर्शिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि कोई भी चीज रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो तब तक मूव करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको फोर्स चाहिए, और उस फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स अपॉन मास। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी में जो एक टेंडेंसी होती है
जो चेंज को अपोज करती है उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं बेसिकली। हम इनर्शिया को कोई फिजिकल पैरामीटर की तरह हम कोई वो नहीं देते, नाम नहीं देते कि भाई इनर्शिया को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हमारा लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है उसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर डिफाइन नहीं। जैसे वेलोसिटी को हम v बोलते हैं, रोटेशनल वेलोसिटी को w बोलते हैं, एक्सेलरेशन को a बोलते हैं। इनर्शिया के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है, इनर्शिया के लिए लीनियर लीनियर मूवमेंट में इनर्शिया के लिए हमारा कोई ऐसा पैरामीटर होता नहीं है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो इनर्शिया बेसिकली क्या होती है? वो इनर्शिया बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी का जो वो फीचर होता है जो उसमें मास होने की वजह से आता है, और मास होने की वजह से आता है इसलिए आप मास को इक्विवेलेंट टू इनर्शिया समझ सकते हो। ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगा अभी कि मास और इनर्शिया में क्या कैसे हम रिलेट करते हैं। अगला क्या होता है, अगला कौन सा टॉपिक है जो मेरा चेंज को अपोज करता है? ये लीनियर में जैसे इनर्शिया अपोज करता है, रोटेशनल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा आज का टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की दुनिया में। बेसिकली लीनियर मोशन में जैसे हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं, रोटेशन में हमारा जो एक फिजिकल पैरामीटर है, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, वो रोटेशन को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच बेसिकली अपोजेस द रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए जो एक रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल में, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है? इसका मेजरमेंट बेसिकली, अगर मैं डिस्क्रीट बॉडी की बात करूं, पॉइंट मास की बात करूं, तो कभी भी जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज हमें पता होनी चाहिए, और एक चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मान लो सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट रोटेशन होना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आर डिस्टेंस पे कोई मास है, ये मास मैं पॉइंट मास मान रहा हूं, ठीक है, मास m, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो जैसा मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशनल मोशन। तो आर जितना बड़ा होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि मास जितना ज्यादा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे होता जाएगा, वो मेरा उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, वो ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन is high, moment of inertia will be high, means resistance will be high, resistance against rotation। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। अभी तक देखो हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन में बेसिकली हम, एक बॉडी है वो एक सर्कल पे घूम रही थी, तो हम उसको सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे। रोटेशन में क्या है? बॉडी को ही हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट रोटेशन में अप्लाई होते हैं, और रोटेशन मोशन के कॉन्सेप्ट भी सर्कुलर मोशन में अप्लाई होते हैं, पर देखा जाए तो दोनों दो डिफरेंट टॉपिक हैं। जैसे कि अगर कोई कार है एक सर्कुलर रोड पे, कर्वी रोड पे चल रही है, तो वो एक सर्कुलर मोशन हो गया। या फिर मैं किसी बॉडी को किसी धागे से बांध कर घुमा रहा हूं, या फिर अर्थ का मोशन हो गया अराउंड द सन हो गया, या फिर मून का मोशन हो गया अराउंड द अर्थ हो गया, ये सारे सर्कुलर मोशन है। रोटेशन में क्या है कि अर्थ जैसे अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, हर एक जो कोई भी बॉडी है, अब अगर मैं एक सर्कुलर ट्रैक पे सपोज कार चल रही थी, ठीक है, तो कार अपनी एक्सिस पे तो रोटेट नहीं हो रही है, कार तो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, तो हम उस केस में हम सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे थे। अब हम रोटेशन में आ गए। रोटेशन का मतलब है कि बॉडी इटसेल्फ रिवॉल्व हो रही है, या तो बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, और या फिर बॉडी रिवॉल्व कर रही है, पूरी बॉडी रिवॉल्व हो रही है, उसका एक पॉइंट होगा जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक लाइन होगा जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो सिमिलर ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अपन फिर से, सॉरी ये मैंने डिलीट कर दिया,
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा मास, ये मेरा आर हो गया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, उतना मेरा रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन मेरा बढ़ता जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होने से ही चीजें काफी सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। वेक्टर सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, यार वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन आ गया। अब डायरेक्शन आ गया तो सबसे पहले तो ये समझो कि डायरेक्शन कहां पे है, और उसके बाद अगर एडिंग करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो डायरेक्शन के अकॉर्ड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मल्टीपल बॉडी का सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम सेम रखते हैं, हम एक मल्टीपल बॉडी का सिस्टम ले लेते हैं। तो इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिंपली बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 m3, ये r2 कर लो, ये r3 कर लो, और ये m1 कर लो, ये r1 कर लो। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, जितनी भी बॉडीज हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबको सिंपली एक मिक्सर में डाल के और मिक्स कर दो, तो वो मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ध्यान रहिए मैं पॉइंट मास सिस्टम की बात कर रहा हूं। थर्ड थिंग, अगर ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम 0 कर देंगे। मैं पॉइंट मास की बात कर रहा हूं, मैं एक फुल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं फुल बॉडी की बात करता हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से क्रॉस पास होता है, और इन दैट केस भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, क्योंकि इस पूरी कंटिन्यूअस बॉडी का जो मास सिस्टम है वो इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब मैं पॉइंट मास की बात करता हूं तो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक लाइन है, और लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है पॉइंट को पॉइंट से, पॉइंट को पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं। जब हम पॉइंट मास की बात करते हैं तो बेसिकली वो लाइन का हिस्सा बन जाता है। तो इन दैट केस आर की वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाती है, और आर की वैल्यू 0 होने का मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा 0 हो गया। तो मैं पॉइंट मास सिस्टम में अगर बात करूं तो मेरा आर की वैल्यू 0 होने का मतलब है आई की वैल्यू 0 हो जाना, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा 0 हो जाएगा जब मेरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर जाएगा, ठीक है। फोर्थ थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? mr स्क्वायर है, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। kg मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका मैं वैसे तो अपन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है, जो आई और आर में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो क्या ग्राफ बनेगा भाई? ये आई हो गया, ये आर हो गया, इक्वेशन क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि मेरा एक वेरिएबल आई जो है उसका पावर मेरा 1 है, और सेकंड वेरिएबल जो मेरा आर है उसका पावर 2 है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक रिलेशन बोलते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। एक वेरिएबल का स्क्वायर, दूसरे वेरिएबल का सिंगल पावर, यानी कि एक जो है दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जब होता है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हम ग्राफ कैसे बनाते थे? हम यूं बनाते थे, यानी कि y जिसका स्क्वायर है और जिसका स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर नहीं है उससे सिमेट्रिकल मेरा पैराबोला बनता था। तो इस केस में r का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर नहीं है, i का स्क्वायर नहीं है, यानी कि i के अबाउट ये सिमेट्रिकल बनना चाहिए यूं करके, ठीक है। चूंकि r की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसको निगेटिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा यूं करके आई और आर में, और माउथ अप होगा। दूसरी बात, आर की वैल्यू 0 तो आई की वैल्यू 0, यानी कि ओरिजिन से पास होगा ये ग्राफ, ठीक है।
तो ये I इज इक्वल टू mr स्क्वायर का ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने पैराबोला नहीं पढ़ा, अगर आपने पैराबोला भी पढ़ा होगा तो भी आपने ये ग्राफ भी पढ़ा ही होगा, और अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो भी ये ग्राफ पढ़ा होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल पैराबोला ही होता है, और पैराबोला में जो स्क्वायर वाला कंपोनेंट होता है और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है जो कि मेरा स्क्वायर नहीं होता है, जो कि सिंगल पावर होता है, उसके अबाउट मेरा पैराबोला सिमेट्रिकल होता है हमेशा। पैराबोला का जो मेरा एक्सिस जो होता है वो उस वाले आई मीन पैरामीटर के सिमेट्रिकल होता है जिसका पावर 1 होता है, और जिसका पावर 2 होता है उसके आई मीन उससे अवे होता है। तो दूसरे तरीके से देखें, आर की वैल्यू जब 1 होगी तो आई की वैल्यू कुछ ये आएगी, आर की वैल्यू 2 होते ही आई की वैल्यू एकदम शूट होगी 4 होगी, और आर की वैल्यू 3 होते ही सीधा 27 टाइम्स हो जाएगा। यानी आर की वैल्यू 1 होगी तो मेरा आई की वैल्यू m आएगी, आर की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू सीधा 4m आएगी, और आर की वैल्यू 3 होते ही 9 होगी, हाँ 3 होते ही ये मेरा 9 शूट होगी, 9m। तो आर की वैल्यू 1 2 3 यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आई की वैल्यू बहुत फास्ट बढ़ रहा है। तो बेसिकली कर्व जो है यूं करके खड़ा होता जाएगा, आगे जाके बिल्कुल खड़ा होता जाएगा, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास सिस्टम में आई मीन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होता। इसमें बस इतना ही है कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करता है आईआईटी और या फिर नीट या फिर किसी भी एग्जाम में जाओगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एज पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, तीनों जिसका साइड मेरा 2 मीटर है, मान लो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और तीनों एज पे मेरा एक एक पॉइंट मास है, सपोज 2 केजी 2 केजी 2 केजी। मुझे एक एक्सिस है जो मेरा सेंट्रॉइड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले तो रोटेशन कैसे होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे समझ लो कि रोटेट हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है तो ये यूं कर्व पाथ बनाएगा, ये यूं कर्व पाथ बनाएगा, ये यूं कर्व पाथ बनाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मास तो हमको पता ही है, दूसरा ही फैक्टर निकालना है, वो है आर। आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर क्या होगा, ये सिंपली डिस्टेंस होगा, ये मेरा आर होगा। और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है, आर तीनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो ये मेरा ये 90 डिग्री अगर मैं इस पर ड्रॉप करूं, ये मेरा न कि सिर्फ एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑल्सो ये बेस को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 मीटर है तो ये 1 मीटर हो जाएगा। और ये मेरा 60 डिग्री एंगल है तो ये मेरा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इन दैट केस आर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1 मीटर आनी चाहिए, यानी कि आर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1 मीटर आनी चाहिए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस 30, मीन्स 1 अपॉन √3/2, 2 अपॉन √3 आ गई। तो मेरा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I1 की वैल्यू mr स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 4/3, तो ये हो जाएगा 8/3। तो I1 की वैल्यू 8/3, I2 की वैल्यू 8/3, I3 की वैल्यू 8/3। तीनों का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीनों का निकालने बैठ गए ना एग्जाम में अलग अलग, फिर से आप इसके लिए भी आप निकालो आर की वैल्यू, फिर उसके लिए भी आर की वैल्यू निकालो, फिर mr स्क्वायर निकालो, तो समझ लो कि आप IIT क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, सिमेट्री भी कुछ कोई चीज होती है। तो आप 8/3 को 3 बार ऐड करोगे तो 3 इंटू 8/3 आएगा, मीन्स 8 आंसर होगा। 8 क्या, केजी मीटर स्क्वायर, ये केजी ये मीटर, 8 केजी मीटर स्क्वायर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ गया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी ड्रामेटाइज कर सकता है, टोटली सब्जेक्ट टू कि आप कितना आई मीन उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर सकते हो सकता है ट्रायंगल की जगह पे हेक्सागन दे दे, हो सकता है हेक्सागन की जगह पे स्क्वायर दे दे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दे। मान लो सपोज अगर यहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पे रख देता, एज ए रख देता, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरा 0 ही हो जाता, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेरा साइड ही यूज हो जाता, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, यानी कि 8 + 8 16 हो जाता मेरा।
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में प्ले कर सकता है, शेप में प्ले कर सकता है, डिस्टेंसेस में प्ले कर सकता है। जो भी आप है क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका प्रैक्टिस होगा तो अपने आप आपके कॉन्सेप्ट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, मैं दो मास का सिस्टम लेता हूं। मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक मास मेरा यहां पे है और इसी लाइन में मैं मान लेता हूं दूसरा मास यहां पर है। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। सपोज इसका डिस्टेंस मेरा r हो गया। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे प्ले करना चाहता हूं कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आए। यानी कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास करता हूं तो एक अलग मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहां से पास करता हूं एक अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहां से पास करता हूं तो एक अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं और आगे लेके जाता हूं, एक अलग मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मान लो कि मैं एक मास से x डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं एज्यूम करता हूं, तो दूसरे मास से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। मुझे इस तरह से प्ले करना है कि मेरा एक्सिस किस एक्सिस पे जाकर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। इस चीज को हम डिराइव करते हैं। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं है, ये फालतू के एक्सेस डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैं इस सिस्टम में काम करता हूं, तो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस सिस्टम का, m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर मैथ्स में आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा तो किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करती है, हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके जीरो करने का मतलब ये हो गया कि या तो वो वैल्यू मैक्स होगी या तो वो वैल्यू मिन होगी। तो मैक्स हो या मिन हो, उसको फर्दर चेक कैसे करते हैं, उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हो गया कि अब जो वैल्यू आएगी अगर वो निगेटिव है तो मैक्सिमम आता और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम आता। अगर ये चीज नहीं समझ में आता है तो मैं एक शॉर्टकट में समझा रहा हूं, आप डिटेल में पढ़ लेना। मैं मैथ्स पे भी बहुत जल्दी अपने वीडियोस बनाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कर्व को ऐसे लेता हूं तो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मान लो dy बाई dx बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx बेसिकली कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। मींस किसी भी पॉइंट पे dy और dx बेसिकली कर्व का स्लोप, यानी कि उस वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx। dy बाई dx बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, अगर यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो थीटा एंगल बनाएगा, उस tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन को मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो जो मैक्सिमा पॉइंट होगा जहां से कर्व टर्न ले रहा है या जो मिनिमा पॉइंट है जहां से कर्व टर्न ले रहा है, दोनों केस में मेरा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब ये हो गया कि tan थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यानी कि पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब tan जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। मींस dy बाई dx अगर जीरो है तो कर्व या तो मैक्सिमा पॉइंट पे है या फिर मिनिमा पॉइंट पे है। ठीक है, तो पहला तो इंटरप्रिटेशन ये निकलता है dy बाई dx निकालने से। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, अगर मैं इसको फर्दर मान लो डिफरेंशिएट करता हूं, यानी कि d2y बाई dx2 निकालता हूं, मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं। dy बाई dx जो होता है दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं बेसिकली, एक तो मेरा स्लोप रिप्रेजेंट करता है कर्व का, दूसरा रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है यानी कि y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं तो बेसिकली इस स्लोप का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब यहां पे स्लोप मेरा पॉजिटिव था, यहां पे जीरो हुआ, आगे मेरा निगेटिव हो रहा है, यानी कि स्लोप मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो d2y बाई dx की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो स्लोप मेरा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है हम मैक्सिमा पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, यही केस उल्टा होगा, यहां पे मेरा स्लोप निगेटिव है, यहां पे जीरो है, यहां पे आके वापस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमा पॉइंट पे क्या होगा कि निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं स्लोप के टर्म्स में, यानी कि
मेरा स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो d2i/dx2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है यानी कि मेरा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है कि हम मिनिमा पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट में बताया, आप डिटेल में मैक्सिमा मिनिमा का जब टॉपिक आप पढ़ोगे मैथ्स में तो उसमें समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब dy/dx की वैल्यू 0 होगी, यानी कि di/d, दो वेरिएबल है i और x, di/dx की वैल्यू जब मिनिमम होगी, आई मीन 0 होगी, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है मेरा अचीव करेगी। मैक्सिमम का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि मैं एक्सिस को जितना अवे करूंगा उतना मेरा आर की आई मीन इनर्शिया की वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी, और अवे करने की कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट पे जाके रख दूंगा मैं, तो उतना ही मेरा इनर्शिया भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमा का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। dy/dx अगर हम जीरो करेंगे तो हमारा मिनिमा की वैल्यू निकलेगी। हम पहले di/dx निकालते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 2m1x प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा m2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आएगा 2m1x प्लस m2 आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, m2x स्क्वायर का 2m2x माइनस 2rx का 2rm2। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और di/dx की वैल्यू को मुझे 0 पुट करना है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, यानी इसकी वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूंगा, तो मैं 2x कॉमन कर लेता हूं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2rm2 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें x की वैल्यू आती है m2r अपॉन m1 प्लस m2, m2r अपॉन m1 प्लस m2। कुछ याद आया इस इक्वेशन को देख के? इस इक्वेशन में कुछ भी याद आया? x की वैल्यू हम कहां से ले रहे थे? m1 से ले रहे थे। m1 से जो डिस्टेंस आ रहा है बेसिकली m2r अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है। m1 से डिस्टेंस m2r अपॉन m1 प्लस m2, अगर आप रिकॉल करो सेंटर ऑफ मास में ये चीज हमने देखी थी, m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास कहां से लाई करता है? m1 से डिस्टेंस देखेंगे तो m2r अपॉन m1 प्लस m2 पे लाई करता है, और ऑब्वियसली m2 से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? m1r अपॉन m1 प्लस m2, मतलब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है जी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे जब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो di/dx की वैल्यू 0 होती है, यानी कि मेरा I की वैल्यू मिनिमम आती है। I की वैल्यू मिनिमम कब है? जब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक और एक और मेरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम कब होती है? व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्रॉसिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमने दो बॉडी सिस्टम में हमने प्रूव किया। हम चाहे तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, मल्टीपल बॉडीज, या फिर कंटिन्यूअस बॉडीज के सिस्टम में जब भी हम सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। अब पॉइंट ये है कि मैं किसी भी बॉडी में जो सेंटर ऑफ मान लो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर रिंग है, तो यहां से जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, इसके पैरेलल हम बहुत सारे एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। हम पैरेलल एक्सिस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ से बहुत सारे एक्सिस ड्रॉ हो सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज ये 4 है, यहां पे मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो इससे जो मेरा एक्सिस पास होगा, एक तो ये एक्सिस भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस भी पास हो रहा है, मेरा ये एक्सिस भी पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से मेरा ये एक्सिस भी पास हो रहा है। हम इन सारे एक्सिस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है तो इसके पैरेलल जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, जो इस एक्सिस के पैरेलल है, उन एक्सिस से अगर हम उन एक्सिस की हम बात करें तो किस एक्सिस पे सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
ऑब्वियसली जो मेरा सेंटर ऑफ मास से क्रॉस होगा। ठीक है, मैं किसी भी एक्सिस के अराउंड लूंगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड ऑन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा, सेंटर ऑफ मास पे मेरा मिनिमम आएगा। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस होगा, आई मीन ऐसे देख लो, ये 4 को मैं सेंटर ऑफ मास मान रहा हूं। अगर इस एक्सिस की बात करूं, इसके अराउंड सपोज इसको मैं रोटेट कराता हूं, तो इस एक्सिस के पैरेलल जो मेरे हैं एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, या फिर इस साइड में कोई एक्सिस ले लें, इस एक्सिस के पैरेलल जितने भी एक्सिस हैं उनमें मिनिमम कहां पे होगा हमारा, जब मेरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से क्रॉस होगा। ठीक है, तो हम पैरेलल एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी आई मीन 3D में बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जब मैं इस एक्सिस की बात करूं और इस एक्सिस की बात करूं, दोनों मेरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा, लेकिन हम आई मीन कंपेयर, हम इसमें बात करेंगे कि कंपेयर करने पे किस एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले जो इनफाइनाइट एक्सिस होते हैं उनमें से किस एक्सिस पे मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां से फिर एक डेरिवेशन आता है कि भाई सेंटर ऑफ मास मेरा अगर आई मीन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल जो मेरे एक्सिसेस हैं d1 डिस्टेंस पे, d2 डिस्टेंस पे, d3 डिस्टेंस पे, इनके अबाउट जब हम रोटेट कराएंगे तो मेरा क्या आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है, कि अगर मैं पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं जो मेरा d डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस से, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से d डिस्टेंस पे अगर मैं दूसरा पैरेलल एक्सिस चूज करता हूं, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम सिंपली md² ऐड कर देते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से भी एक चीज तो क्लियर है, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा स्केलर क्वांटिटी है, md² मेरा एक पॉजिटिव आई मीन जो भी इसका फिगर आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, d तो पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है, तो पैरेलल एक्सिस पे जो भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेंटर ऑफ मास में कुछ एड ऑन होकर आएगा, यानी कि मिनिमम तभी होगा जब d की वैल्यू 0 होगी, मिनिमम तब होगा जब d की वैल्यू 0 होगी, d की वैल्यू 0 होगी तो I पैरेलल की वैल्यू ICM के बराबर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल एक्सिस सीधा सेंटर ऑफ मास पे लाई कर जाएगा। ये वैल्यू मेरी मिनिमम कब होगी, जब d की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन में भी ये चीज दिख रही है कि मेरा सेंटर ऑफ मास पे मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस में मेरा सबसे मिनिमम जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, तो ये मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक अच्छी बात यह है कि ये किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, मींस बहुत सारे मल्टीपल बॉडी का सिस्टम हो, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा हो और वो एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो हम उसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं हम किसी भी पैरेलल एक्सिस पे तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अगर 2D बॉडी है तो भी अप्लाइड है, 3D बॉडी है तो भी अप्लाइड है। इसी के साथ एक और मेरा एक्सिस आई मीन एक और मेरा थ्योरम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले तो मैं एक सिस्टम लेता हूं। ठीक है, ये सपोज बॉडी है मेरी और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो सबसे पहले तो ये मेरा 2D बॉडी पे अप्लाइड है, ये 3D बॉडी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 2D बॉडी की बात कर रहे हैं। और ये 2D बॉडी सपोज मेरा एक प्लेन में है, यानी कि 2D बॉडी एक प्लेन होगी, इस प्लेन में मैं कोई भी दो एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये एक्सिस मे बी आई मीन फॉर एग्जाम्पल ये दो एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं, ये दो एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं जो परपेंडिकुलर हो, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक को एक्स मान लेता हूं, एक को वाई मान लेता हूं, किसी भी डायरेक्शन में हो मैं एक को एक्स एक को वाई मान लेता हूं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्लेन में, इसके प्लेन में मैं दो एक्सिस लेता हूं, इस बॉडी के प्लेन में मैं दो एक्सिस लेता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें कोई एक मास एलिमेंट लेता हूं मैं डीएम मान लो। ठीक है, तो डीएम का बेसिकली एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हुआ वो वाई हो गया और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हुआ वो बेसिकली मेरा एक्स हो गया। तो डीएम का, और जेड एक्सिस से अगर एक सपोज तीसरा एक्सिस मैं ले लूं जो मेरा आई मीन एक्स और वाई के परपेंडिकुलर हो, जेड एक्सिस,
तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, मैं इस बॉडी को लू, कोई भी एक्सिस मेरा जो परपेंडिकुलर होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कहीं से भी क्रॉस हो रहा है, मान लो यहां से क्रॉस हो रहा है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे सॉरी मैं इसको फोर से क्रॉस कराता हूं, मैं इसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर जेड एक्सिस से देखूं तो इसी प्लेन में ये जो डिस्टेंस है यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि सपोज एक्स और वाई का जो मेरा ओरिजिन बन रहा है, उस ओरिजिन से अगर मैं जेड एक्सिस पास करूं तो बेसिकली ओरिजिन से जो मेरा इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, मान लो यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा मेरा जेड एक्सिस से। यानी कि अगर मैं जेड एक्सिस ले रहा हूं, इस बॉडी का जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से वही मेरा जेड एक्सिस से डिस्टेंस आएगा। इसकी वैल्यू सपोज आर लेता हूं, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। एज गुड, हो जाएगा, आसान है, कुछ टफ नहीं है। और डीएम इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, देखने से कुछ समझ में आ रहा है। डीएम का वाई के स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ये। ठीक है, यानी कि ये मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। और डीएम इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ, डीएम एक्स डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया मेरा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आई जेड कुछ नहीं है, आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो एक्सिस उस प्लेन में अगर हम लेते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं उन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मेरा कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट से मेरा, यानी कि ओरिजिन जिसको हम बोलेंगे, उस कॉमन पॉइंट से मेरा एक परपेंडिकुलर एक्सिस में निकाल सकता हूं, उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन ये 3D बॉडी के लिए नहीं है, ये 2D बॉडी के लिए है। ठीक है, 2D बॉडी या फिर एक प्लेन में रखे हुए मास के सिस्टम के लिए मैं एक एक्सिस लेता हूं और 3D में चारों तरफ मैं मास डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, उस केस में अप्लाइड नहीं है। लेकिन अगर एक ही प्लेन में, सपोज ये एक्सिस इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, तो इस प्लेन में मैं बहुत सारे मासेस ले लूं, तो उनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, या उन सारे मासेस का बेसिकली आई एक्स और आई वाई के अबाउट अगर मैं निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं जेड के अबाउट बड़े इजीली निकाल ले जाऊंगा। लेकिन सारी मासेस मेरा एक प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। डिस्क्रीट बॉडी के केस में जैसा कि हमने देखा था, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल रहे थे, बेसिकली सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर था, यानी कि इंडिविजुअल जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट डॉट, हम इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, उसको हम सम कर दे रहे थे, तो मेरा डिस्क्रीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकल रहा था। कंटिन्यूअस बॉडी के केस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मेरा इंटीग्रेशन का रोल हो जाता है, यानी कि मैं समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन यूज करता हूं, एम की जगह पे डिफरेंशियल मास यूज करता हूं और आर स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, यानी कि हमको इसको एक फंक्शन बनाकर हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेट करके। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम ऐसे चूज करते हैं कि पूरा का पूरा मेरा मास कवर हो जाए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। कंटिन्यूअस बॉडी के केस में कि सपोज एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं एक रिंग लेता हूं और एक डिस्क लेता हूं। ठीक है, ये मेरा सपोज डिस्क है, और ये मेरा रिंग है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए, अगर लॉजिकल तरीके से देखें। डेरिवेशन में तो मैं प्रूव कर दूंगा किसका ज्यादा होगा, और डेरिवेशन में याद भी कर लोगे, लेकिन अगर कल को कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके पास अपनी एक रीजनिंग होनी चाहिए।
और फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स को तो आप चलो थियोरेटिकली तो जो है सो है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हो, जब आपके बेसिक्स और फंडामेंटल से स्ट्रांग होते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में डील कर सकते हो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि मास किस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा अवे है। अगर मैं ये देखूं तो इसमें पूरा का पूरा मास पेरिफेरी पे है, यानी कि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस केस में मास का एक पार्ट है जो मेरा आर डिस्टेंस पे है, लेकिन पेरिफेरी पे एक पार्ट ऑफ मास है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मास देखा जाए तो आर से लेस डिस्टेंस पे है, क्लोजर मींस डिस्क है, सॉलिड डिस्क है। आप ये समझ लो कि मैंने एग्जांपल के लिए लिया भी है, ये मेरा रिंग हो गया, ये मेरा डिस्क हो गया। डिस्क का मास जो है सेंटर के पास से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, यानी कि मास का जो एक पार्ट है वो मेरा पेरिफेरी पे है, बट मोस्ट ऑफ द मास मेरा सेंटर के सेंटर से आर डिस्टेंस के बीच में है। इसमें पूरा का पूरा मास मेरा आर डिस्टेंस पे है, यानी कि पूरा का पूरा मास मेरा पेरिफेरी पे है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मास इस केस में स्पेशली मास जो है लेस देन आर पे है, यानी कि आर डिस्टेंस से मेरा क्लोजर डिस्टेंस पे है। इस केस में ज्यादा डिस्टेंस पे, यानी कि एग्जैक्टली आर डिस्टेंस पे है। तो अगर देखा जाए तो मास जितना ज्यादा अवे होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज्यादा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, यानी कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से ज्यादा होना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से मेरा ज्यादा होना चाहिए, लॉजिकल तरीके से। ठीक है, लॉजिकली ज्यादा होना चाहिए। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आता है एम आर स्क्वायर, इसका आता है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि कैलकुलेशन में भी ये चीज प्रूव होती है कि उसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा डिस्क से ज्यादा होता है। इस चीज में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये समझो कि मास दोनों का सेम है। ऐसा नहीं है कि ये रिंग है तो आप इसमें देख रहे हो कि पेरिफेरी पे मास है तो इसका मतलब ये हल्की है, और ये जो है हैवी है, क्योंकि इसमें हम मास को सेम रख रहे हैं, ये भी 10 केजी की, ये भी 10 केजी की, लेकिन ये 10 केजी का मास जो है पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 10 केजी का मास जो है पेरिफेरी से लेकर सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ज्यादा होगा, यानी कि ये रोटेशन में रेजिस्ट ज्यादा करेगा, ये रोटेशन में रेजिस्ट कम करेगा कंपेयर टू। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, लॉजिकल फिजिक्स में जाते हैं। अभी हम डेरिवेशन नहीं जा रहे हैं, इन सारी चीजों को हम डेराइव भी करके देखेंगे। ठीक है, मैं स्फेयर लेता हूं, एक हॉलो स्फेयर लेता हूं, भाई ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है, और एक मैं सॉलिड स्फेयर लेता हूं। ठीक है, एक मैं सॉलिड स्फेयर लेता हूं और एक मैं हॉलो स्फेयर लेता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मुझे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन सा किसका था, लेकिन ये याद है कि एक का मेरा 2/3 एम स्क्वायर होता था और एक का मेरा 2/5 एम स्क्वायर होता था। तो कौन सा किसका होना चाहिए, लॉजिकल तरीके से देखें, इसमें भी वही केस है, पूरा का पूरा मास मेरा पेरीफेरी पे है, यानी कि सरफेस पे है, यानी कि पूरा का पूरा मास मेरा आर डिस्टेंस में है। इस केस में मास का एक पार्ट आर डिस्टेंस में है, लेकिन बाकी का पूरा जो मास है वो आर से लेस डिस्टेंस पे है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोजर है मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। 2/3 और 2/5 में ये ज्यादा है, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा हॉलो स्फीयर का होना चाहिए और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सॉलिड स्फीयर का होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करके निकालेंगे कैसे निकलेगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। हॉलो स्फीयर सेम मास का, सेम 50 केजी का अगर मैं स्फीयर लेता हूं, अगर वो हॉलो है तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा रोटेशन को, और ये कम रेजिस्ट करेगा रोटेशन को। हमने मास भी सेम रखा, हमने रेडियस भी सेम रखा, हो सकता है मटेरियल में डिफरेंस हो, भाई ये 50 केजी का है, ये लोहे का होगा, और ये 50 केजी का है लेकिन सॉलिड है, लेकिन आर ही रेडियस है, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, तो मे बी मान लो ये प्लास्टिक का है, ये सॉलिड स्फीयर मेरा सेम रेडियस का कम रेजिस्ट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम होगा। ठीक है, कॉमन सेंस से अगला आप खुद सोचो क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं एक रॉड लेता हूं, ठीक है, एल लेंथ,
एक रॉड लेता हूं मैं एल लेंथ का, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से मान लो होकर क्रॉस होती है। दोनों केस में हम डिराइव करते हैं कि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल तरीके से देखें तो यहीं से दिख रहा है कि इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा अवे है, इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। सबसे पहली बात तो एक्सट्रीम एंड ही L/2 पे है, इसका एक्सट्रीम एंड L पे है। दूसरी बात, इधर भी मास है उधर भी मास है, यानी कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर देखा जाए तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियर है, इसका कम आना चाहिए, इसका ज्यादा आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। मान लो मैं इसमें r डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं dr, ये मैं dr लेता हूं। तो dr का मास कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम वही करते हैं, डिफरेंशियल मास निकालते हैं। डिफरेंशियल मास कैसे आएगा? टोटल मास m डिस्ट्रीब्यूटेड इन l लेंथ, तो m/l यूनिट मास आया इनटू dr मेरा डिफरेंशियल मास आया। और जब मैं di निकालता हूं तो di क्या होता है? dm इंटू आर स्क्वायर। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक? r की वैल्यू 0 से लेके l तक। r की वैल्यू जब मैं 0 से l तक करता हूं तो देखा जाए तो r की वैल्यू 0 से l तक जब वेरी करेगी तो पूरा का पूरा मेरा लेंथ कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरा रॉड का मास कवर हो जाएगा। तो 0 से l तक मैं करता हूं तो ये आ जाता है मेरा i, और ये आ जाता है d r स्क्वायर। dm को मैं क्या करूंगा? r स्क्वायर dm की वैल्यू मैं रख देता हूं r स्क्वायर m/l dr, इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक। m/l बाहर हो गया, r स्क्वायर को करेंगे तो r³/3 आ जाएगा 0 से लेके l तक। और जब मैं l की वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगा ml²/3, ml²/3 इस केस में आ गया ml²/3। क्या किया हमने? सबसे पहले तो यूनिट मास निकाला, यूनिट मास निकाला आई मीन लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिट लेंथ में हमारा कितना मास आएगा। फिर हमने एक डिफरेंशियल मास निकाला, फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। उस डिफरेंशियल मास का हमने इक्वेशन बनाया आर के टर्म्स में, आर के टर्म्स में हमने उसका डिफरेंशियल मास का हमने इक्वेशन बनाया और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 से लेके l तक। ठीक है, यही प्रोसेस लगभग लगभग हम सारे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में हम करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, थोड़ा थोड़ा सा चैलेंज आएगा, और वहीं पे आपकी शार्पनेस और आपका कॉमन सेंस यूज होगा। अदरवाइज प्रोसीजर लगभग लगभग सेम है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में बहुत डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो हम फिर आर पे ही और एक dr लेंथ लेंगे और हम उसका dm निकालेंगे जो इतना ही आएगा, m/l इंटू dr ही आने वाला है। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरी बस लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट यहां पे 0 से l थी, यहां पे -l/2 से +l/2 होगी, यानी कि -l/2 से +l/2 होगी, -l/2 से +l/2 होगी। और जब हम यहां पे करते हैं तो -l/2 से +l/2 करेंगे तो अब क्या आएगा? m/l तो मेरा बाहर हो गया, ये आएगा मेरा l³/24 प्लस l³/24। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा l³/12 मीन्स ml²/12। इस केस में मेरा आता है ml²/12। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होना चाहिए, और देखा जाए तो इसका 1/4 आया ये। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। मैं इसी मास को, इसी रॉड को एक एंगल पे ले लेता हूं। ठीक है, समझ लो कि पहले मैं रॉड को एक एज पे मैंने एक्सिस लगा रखा था, ये एक्सिस एक एज पे था तो ये यूं करके रोटेट हो रहा था। फिर मैंने एक्सिस को बीच में कर दिया तो ये यूं करके रोटेट होने लगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं कि इस एक्सिस पे एक एंगल पे करूंगा तो ये यूं करके रोटेट होगा। ठीक है, तो मैं तीसरा केस ले रहा हूं कि जब ये एक्सिस पे आई मीन एक एंगल पे रहेगा, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये एक एंगल पे रहेगा। तो एंगल पे जब रहेगा तब इसका रोटेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में हम कैसे करेंगे, हम उस पे आते हैं कि अगर सपोज ये थीटा एंगल पे है तो मैं फिर वही करूंगा, आर डिस्टेंस पे dr लेंथ लूंगा। ठीक है, dm तो मेरा वही आना है m/l इंटू dr।
यही आएगा मेरा डीएम, डीएम में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, अगर ये मेरा आर है, ये मेरा आर लेंथ है सपोज, तो ये कितना आएगा मेरा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डीएम, डीएम का मतलब एम अपॉन एल इंटू डी आर। ठीक है, इंटू डीएम, डीएम की वैल्यू मैंने डाल दी एम अपॉन एल डी आर, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा आर की वैल्यू फिर वही होगी, कहां से कहा, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, यानी कि माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन बन गया। 2-3 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे, इसमें आपको स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टेप्स आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं कैसे डीएम निकालूंगा और डीएम से मैं कैसे इक्वेशन में डाल दूंगा। 3-4 क्वेश्चन पे बस आप प्रैक्टिस करने की देर है। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, ना तो मेरा थीटा चेंज हो रहा है, ना तो एम चेंज हो रहा है, ना तो एल चेंज हो रहा है, यानी कि एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल को मैंने बाहर निकाल दिया। आर स्क्वायर डी आर को जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू आती है एल क्यूब बाई 12, तो यहां पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या हो गया आई, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, और कॉमन सेंस से देखें तो मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो ये केस बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12, यानी कि पुराना वाला जो हमने डेरिवेशन किया था एम एल स्क्वायर बाई 12 की वैल्यू आ जाएगी, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा थीटा एंगल पे है। ये फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो इसको मेमोराइज करो, लेकिन आपको क्वेश्चन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे तो मैं एम बाई एल कर दे रहा हूं तो मेरे को मास का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जा रहा है, हो सकता है कि वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंपोजिट रॉड हो, या फिर रॉड का वेट एक फंक्शन से वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्मली ना हो कि भाई यहाँ पे मतलब हर लेंथ में सेम मास आएगा, ऐसा ना भी हो, तो हो सकता है किसी फंक्शन से गवर्न हो रहा हो। तो जैसा भी होगा इंटीग्रेशन में आपको वो फंक्शन डाल के इंटीग्रेट करना है। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं रिंग के केस में। मैंने रिंग लिया, ये मेरा, ये रिंग को मैं थोड़ा सा थिक लाइन से दिखा देता हूं। ठीक है, और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमको रोटेट करना है। ठीक है, तो समझ लो कि ये वाला केस है, मुझे इसको सिंपली रोटेट करना है अपनी लोकेशन पे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर मुझे रिंग को रोटेट करना होगा तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है भाई। रिंग में मैं कोई भी एक लेंथ ले लेता हूं डीएल। ठीक है, तो मास मेरा यूनिट मास कितना आएगा, m अपॉन 2πr यूनिट मास है, डीएल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिफरेंशियल मास आ जाएगा m अपॉन 2πr इंटू डीएल, ये हो गया। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसका जब मैं डी निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन करो डीएम, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि आर स्क्वायर को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू मैं रखूंगा, पहले आर स्क्वायर लिखता हूँ, डीएम की वैल्यू आएगा एम अपॉन 2πr इंटू डीएल। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर अपॉन 2π इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल की वैल्यू मेरी इंटीग्रेट करूंगा मैं, जहां से भी इंटीग्रेट करूंगा डीएल को मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ये थीटा एंगल है मान लो, थीटा एंगल डी थीटा एंगल, तो डी थीटा को मैं लिख सकता हूं डी थीटा इंटू आर को मैं डीएल लिख सकता हूं, डीएल इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, तो डीएल की वैल्यू मैं डी थीटा इंटू आर कर दूंगा, एम आर अपॉन 2π इंटीग्रेशन आर इंटू डी थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरी कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से लेकर 2π तक वेरी करेगी, तो
तो मैं जैसे ही मैं इसको करता हूं तो यहां पे mr² आ जाता है और डी थीटा का मेरा थीटा आ जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, और वैल्यू डालूंगा तो जैसे ही 2 पाई डालूंगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 डालूंगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी मेरी mr² आई। तो रिंग का मेरा कितना आया mr², रिंग का कितना आया mr², पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था, रिंग का कितना आता है mr² आता है। आ जाए डिस्क के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ होता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड का सिंपल एक ही मीनिंग होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिस्क के केस में आते हैं, हम रिंग वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे कि मैं r डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं dr, ठीक है, उस dr का मैं जब मास निकालूंगा तो वो मेरा डिफरेंशियल मास होगा, और उस डिफरेंशियल मास के अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा सेंटर के अबाउट, यानी कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, और उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके कैपिटल R तक तो मेरा पूरा डिस्क आ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो डिफरेंशियल मास कैसे आएगा, पूरा का पूरा मास सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि m/πr², ये मेरा यूनिट मास हो गया, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस स्ट्रिप से, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा 2πr, तो इसकी पेरीफेरी हुई इंटू dr, तो 2πr इंटू dr से जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा डिफरेंशियल मास आ जाता है, ठीक है। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है mr², यानी कि mr के केस में m क्या है मेरा dm हो जाएगा, dm की वैल्यू मैं रखूंगा m अपॉन, यहां से पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 2m/r² r/dr, ये मेरा m हो गया, और r क्या है इस केस में स्मॉल r, यानी कि r², ये मेरा di का फॉर्मूला हुआ। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा r की वैल्यू कहां से लेके 0 से लेके कैपिटल R तक, तो मेरा पूरा का पूरा मास वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 2m/r², r³ dr, इंटीग्रेशन r³ dr, r की वैल्यू कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल R तक, तो इसको मैं करूंगा तो 2m/r², ये मेरा आ जाएगा r⁴/4, 0 से लेके r तक, मीन्स 2m/r², r⁴/4, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 mr², ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया किसका डिस्क का, क्या आया 1/2 mr², तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ mr² डिस्क का। हम देख सकते हैं कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कम है कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। जब मेरा मास सेम है, रेडियस सेम है, तब भी मेरा रिंग का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कंपेयर टू डिस्क, ठीक है। तो रॉड के केस में हमने देखा था, ये मेरा एल लेंथ का रॉड था, एल लेंथ के रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, क्या था, सॉरी, आई की वैल्यू हमने निकाला था ml²/3। एल लेंथ के रॉड को सेंटर से, यानी कि एक तरह से सेंटर ऑफ मास से जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा था वो मेरा था ml²/12, ठीक है। तो ये मेरा एल के सेंटर से जा रहा था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो हम इस पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि इसमें सपोज इस रॉड के ऊपर मैं एक रॉड और ऐड कर देता हूं, और एक रॉड और ऐड कर देता हूं, एक रॉड और ऐड कर देता हूं, एक रॉड और ऐड कर देता हूं, तो ये बेसिकली एक मेरा, ये रॉड बेसिकली 3D रॉड नहीं है, 2D रॉड है, एक तरह से पेपर है, समझ लो कि एक प्लेन है। तो उस केस में इस हाइट का फॉर्मूले में कोई रोल नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हाइट इस केस में मास के डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब चेंज नहीं कर रही है। ये हाइट मेरा कितनी भी ऊपर नीचे चला जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा बेसिकली एल लेंथ जो है ये वेरिएशन मेरा मैटर करेगी, ठीक है। मैं इसको छोटा कर दूं
तो भी ये हाइट h ही रहेगी, l को बड़ा कर दो तो भी हाइट h ही रहेगी। l का जो चेंज है वो मेरा मास के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, h हाइट मेरा चेंज नहीं कर रही है। तो अगर मैं इसको सिंपली ऐड करता जाऊं तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 आता जाएगा, यानी कि M1 सबकी लेंथ L है, M1 L स्क्वायर प्लस M2 L स्क्वायर प्लस M3 L स्क्वायर, L स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 L स्क्वायर, M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या हो जाएगा, M1 M2 M3 M4 सब ऐड करेंगे तो बेसिकली इस रेक्टेंगल का मेरा वो निकल आएगा, मेरा रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ मास निकल आएगा, टोटल मास, यानी कि ml स्क्वायर, सॉरी ये ml स्क्वायर बाई 3 था, ये ml स्क्वायर बाई 3 था, ml स्क्वायर बाई 3 था, तो l स्क्वायर बाई 3 कॉमन हो गया, यानी कि ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। तो मैं चाहे रॉड की बात करूं चाहे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, ml स्क्वायर बाई 3 मेरा उतना ही आना है, कोई डिफरेंस नहीं आना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं एक रेक्टेंगल ऐसे ले लेता हूं भाई, मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। इन दैट केस हम कैसे प्ले करेंगे, ये मेरा L लेंथ है, अगेन ये मान लो B विड्थ है, B विड्थ मेरा मैटर ही नहीं करेगा मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ LL वेरी करेगा, B की वैल्यू में चाहे जितना भी चेंज करूं। इस पूरे रेक्टेंगल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, और छोटे छोटे पार्ट की बात करेंगे, मान लो बहुत ही डिफरेंशियल थिकनेस का है, बहुत ही डिफरेंशियल थिकनेस का है, तो मैं इसको सपोज ये dx थिकनेस का है, मान लो dx थिकनेस का है, मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करता हूं इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, ये एक रॉड की तरह मेरा बिहेव करेगा, ठीक है, 2D रॉड की तरह। तो मेरा डिफरेंशियल मास आएगा, जो आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली L इंटू dx, ये तो मेरा एरिया हो गया, टोटल M L इंटू बी, टोटल मास अपॉन L इंटू बी इंटू L इंटू dx, ये मेरा डिफरेंशियल मास आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशियल मास का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यानी कि DI क्या आएगा मेरा, बेसिकली इस केस में ml स्क्वायर बाई 12 होता था, यानी कि m की जगह पे मैं dm लिखूंगा, dm का मतलब ये हो जाएगा l से l कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन बी dx इंटू लेंथ तो मेरा वही है l स्क्वायर बाई 12 हो गया, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो बेसिकली m l स्क्वायर बाई 12b इंटीग्रेशन dx, और dx की वैल्यू जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि dx को मैं सम करूंगा, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा, b आ जाएगा। तो बेसिकली ml स्क्वायर बाई 12b इंटू बी आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, मेरा ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, कोई टफ नहीं था, बेसिकली dx ऐड करके मेरा b बन गया। तो फाइनली मेरा b से इंडिपेंडेंट हो गया, जो रिजल्ट आया मेरा बेसिकली वो L लेंथ पे मैटर करेगा। तो देखा जाए ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की अबाउट मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो, तो मैं रॉड का केस लूं या मैं पूरे के पूरे रेक्टेंगल का केस लूं, जो सेंटर ऑफ एक्सिस से उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सेम लगभग है, तो मैं सेम रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। यही इक्वेशन लगभग आप लगा सकते हो जब मैं रिंग का सिलेंडर, मैं एक सिलेंडर की बात करता हूं, बेसिकली हॉलो सिलेंडर होगा, तो मैं छोटे छोटे रिंग्स का एक रिंग के ऊपर दूसरे रिंग, दूसरे रिंग के ऊपर तीसरा रिंग मैं ऐड करके मैं एक सिलेंडर बना सकता हूं। सॉलिड सिलेंडर की बात करूंगा तो एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, इनफाइनाइट डिस्क का मैं लेयर्स मान सकता हूं, तो मेरा जो डिस्क का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही मेरा सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा, जो मेरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही मेरा हॉलो सिलेंडर का आ जाएगा। तो मैं वो सेम रिजल्ट्स यूज कर सकता हूं, कॉमन सेंस, ठीक है। अब एक केस लेते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का निकालें इंटीग्रेशन, ये मेरा सपोज क्यूबॉइड है, और आप देखोगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना स्मार्टली इसमें यूज होगा। ये मेरा क्यूबॉइड है, और भाई मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन के अबाउट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि भाई मैं इससे x डिस्टेंस पे
एक पतला सा लैमिना ले लेता हूं, ठीक है, एक पतला सा लैमिना ले लेता हूं। मतलब ये मैं पतले से एक तरह से पेपर की तरह लेता हूं, मैं एक पतला सा बहुत ही डिफरेंशियल आई मीन विड्थ का लेता हूं, जो कि बहुत ही मिनिमल विड्थ है डीएक्स, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसके जो सेंटर ऑफ आई मीन ये स्क्वायर जो निकलेगा, ये स्क्वायर कुछ इस तरह से निकल के आएगा, इस एक्सिस के अबाउट में अगर सेंटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएम, ये बिल्कुल वैसे ही है जिससे मैंने इसको फिर रॉड में अगर मैं ब्रेक करता हूं तो वही इक्वेशन मेरा बनता है डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। ये मेरा एल लेंथ है, ठीक है, ये मेरा एच हाइट है, ठीक है, और ये मेरा बी विड्थ है, मान लो एल बी एच, ठीक है। तो मैं डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो मेरा इस प्लेन से होके पास हो रही है, ठीक है। और डीएम की वैल्यू हम बाद में देखते हैं, डीएम की वैल्यू क्या आएगी, डीएम की वैल्यू बेसिकली क्यूबॉइड के केस में हम ये टोटल मास अपॉन एल इंटू बी इंटू एच, ये मेरा वॉल्यूम हो गया, और इंटू इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो एल इंटू एच, एल इंटू एच इंटू डीएक्स, डीएक्स मेरा थिकनेस हो गया, तो एल इंटू एच इंटू डीएक्स, ये मेरा डीएम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं इस डीएम की वैल्यू, अभी तो मैं डीएम लिख के चल रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12 हो गया, ये डीआई किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की का यूज करके हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इसके पैरेलल दूसरे एक्सिस के अबाउट, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला जो है ये मेरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इस लैमिना के केस में, स्पेशली इस लैमिना के केस में ये मेरा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो मैं अगर उधर ट्रांसफर करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं डीआई को, कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू इधर देखा जाए तो माइनस बी बाई टू, और इधर देखा जाए तो प्लस बी बाई टू, यहां से यहां वेरी होगी, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, यानी कि माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक मैं वेरी करा देता हूं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अब मैं इसमें डीएम की वैल्यू यहां से उठा के डालता हूं, एल एच कैंसिल हो गया, बेसिकली एम अपॉन बी इंटू डीएक्स आ गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लक्ष्य रखता हूं तो एल स्क्वायर बाई 12 तो मेरा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन एम अपॉन बी डीएक्स प्लस एम अपॉन बी एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन कहां से लेकर माइनस बी बाई टू से माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक, बहुत ही आसान है। ऐसे इंटीग्रेशन तो जाने कितने सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने, कुछ भी नहीं है। यहां पे मैं एम एल स्क्वायर अपॉन 12 बी कर देता हूं, यहां पे एक्स की आ जाएगा प्लस यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक। तो मैं अब इसकी वैल्यू डालता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 बी, ना ना सॉरी 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 सॉरी, ये अलग चलेगा मेरा, सॉरी थोड़ा सा अपन मिसलेड हो गए ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, प्लस यहां पे m अपॉन बी आएगा और एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक। तो जब हम इसको वैल्यू रखेंगे तो बी बाई टू माइनस माइनस बी बाई टू, यानी बी बाई टू प्लस बी बाई टू, यानी कि वैल्यू आ जाएगी बी। तो एम एल स्क्वायर 12 बी था, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 बी, ये बी बाई टू प्लस बी बाई टू आएगा, और यहां पे m अपॉन बी, यहां पे आएगा बी क्यूब बाई 24 प्लस बी क्यूब बाई 24, ठीक है। इन दोनों को हम सम करते हैं, बहुत ही अब तो ऑलमोस्ट ऐसे तो आपने 2-3 बार फेस हम कर ही चुके हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को।
ये मेरा आ जाता है ml स्क्वायर अपॉन 12b इंटू बी प्लस ये आता है मेरा m अपॉन बी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो मेरा b से बेसिकली एक b कट गया और यहां b से एक b कट गया। m बाई 12 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, m बाई 12 निकल गया, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। किस केस में? क्यूबॉइड के केस में। क्यूबॉइड के केस में देखो हमने इसमें कितना बढ़िया से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम ऊपर लिखते हैं, ये सब डिलीट करो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई की वैल्यू क्या आई? m बाई 12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि h का तो कोई रोल ही नहीं आया। h कौन सा वाला डायमेंशन था? h वो डायमेंशन था जो मेरा एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन था। l और b वो डायमेंशन थे जो मेरा एक्सिस के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से निकाला, आप थोड़ा दूसरे तरीके से निकालना। मैं आपको आप इसको जैसे मैंने ये लैमिना काटा है, आप इसको ऐसे लैमिना कट करो। ठीक है, यानी कि ये इस केस में क्या था कि मैंने जो लैमिना कट किया था उसका बेसिकली सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन मेरी डिफरेंट थी। इस केस में ऐसे अगर स्लाइस कट करोगे तो इसका जो मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन है और जो मेरे पूरे क्यूबॉइड की सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली दोनों सेम हो जाएगी, तो ज्यादा इजी तरीके से होगा। ये तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिमोन्स्ट्रेट भी करना था, तो मैंने इसलिए इस तरीके से किया। आप ऐसे करो कि इसको हॉरिजॉन्टल कट करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट करोगे, ये एल है ये बी है, तो मेरा बेसिकली इस टाइप के रेक्टेंगल का जो मेरा वैल्यू आती भी है वो यही आती है, m बाई 12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हम मेमोराइज करते हैं। हर एक रिजल्ट को मैं डिराइव नहीं करूंगा, बहुत सारे रिजल्ट आप अपना दिमाग खर्च करो, आप उसको सॉल्व करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना डेरिवेशन आप कर सकते हो कर जाओ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन जितना करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग भी, और चीजों को अप्लाई करने में आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। कहां पे कब इंटीग्रेशन लेना है, कब कैसे डिफरेंशियल मास निकालना है, कैसे फंक्शन बनाना है, और कब जो है हमको एक्स की अलग अलग लिमिट्स कैसे डिसाइड करनी है, तो इन सब पे हाथ सेट होगा जब आप डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिराइव करोगे। जैसे आप ट्रायंगल का डिराइव करो, फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का डिराइव करो, कोन का डिराइव करो, तो इन सब का जब आप निकालोगे ना तो आप जो है आपकी अपने आप एक्सपर्टीज बनती जाएगी। ठीक है, 4-5 ऐसे शेप्स होते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको याद ही होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला तो आता था रॉड, एल लेंथ का रॉड, जिसका हम लोग निकालते थे ml स्क्वायर बाई 3, एल लेंथ का रॉड सेंटर में ml स्क्वायर बाई 12, रिंग रेडियस r यानी कि mr स्क्वायर, डिस्क mr स्क्वायर बाई 2, स्फेयर, हॉलो वाला केस, हॉलो केस में क्या था 2/3 mr स्क्वायर, स्फेयर सॉलिड वाला केस mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर। तो ये 5 तो आपको ऐसे मगअप करना है कि ये चीज आप डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई कर जाओ। ठीक है, तो इनको तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए, ये तो मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आएगा इसमें हमेशा ट्विस्ट रहेगा, डायरेक्टली आपको 2/3 mr स्क्वायर या 2/5 mr स्क्वायर नहीं पूछेगा। हो सकता है एक्सिस को शिफ्ट कर दे, यहां पे हो सकता है एक्सिस को ये आप निकाल रहे, हो सकता है कि इसके प्लेन में एक्सिस का निकालने के लिए आपसे बोल दे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अपने आप ये होता है ना कि तीसरी आंख खुल जाएगी, कोई उसकी टेंशन नहीं है, तीसरी आंख अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे वो रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे शेप्स की बात करते हैं जो थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, रेक्टेंगल में
ये एल लेंथ है, ये बी लेंथ है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मेरा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आप डिराइव भी कर सकते हो, अपने हिसाब से डिराइव कर लेना। अगर ये एल की वैल्यू बी हो गई, यानी कि ये मेरा स्क्वायर का शेप बन गया, ठीक है, तो एल की वैल्यू बी हो जाएगी, तो सॉरी, अरे यार क्या है, पेन गिर जा रहा है, बताइए। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरा कॉमन हो जाएगा, तो इन दैट केस एम इंटू 2l स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, यानी कि m इंटू एल स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल के केस में। क्यूबॉइड के केस में क्या हो गया, बस वो वाला डायमेंशन भूल जाना जो एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। एक्सिस के पैरेलल क्या है, ये वाला डायमेंशन, यानी कि हाइट को भूल जाओ, बाकी के जो दो डायमेंशन है उनको लगा लो, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 हो गया, ठीक है। चौथा केस लेते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो मेरा हाइट सपोज ये h है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा जो मैं ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा हूं वो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर ये हाइट लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मेरा थर्ड पॉइंट है उसका अगर डिस्टेंस h है, तो ये मेरा आता है एम एच स्क्वायर बाई 3, ठीक है। एक केस आता है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मेरा वही होगा जो सेंटर ऑफ मास से मेरा क्रॉस हो रहा है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यानी कि जो सेंटर से मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है उसके अबाउट अगर मुझे निकालना हो, तो बेसिकली रिजल्ट आता है 3 mr² बाई 10। ये मेरा बेस का रेडियस है r, बेस का रेडियस है मेरा r, 3 mr² बाई 12। हाइट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे रेडीमेड रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। 90% इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं प्ले करेंगे। इसमें हो सकता है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जो पहले हमने पढ़ा था 2/3 mr², हॉलो स्फीयर का 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर का, उसमें थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। खुद से सोचो, क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो भी सोचो कि भाई ये मेरा अगर इस तरह से ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका फॉर्मूला ये आ रहा है, तो मैं इस एक्सिस को अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सिस को अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं हम स्क्वायर के केस में। भाई हमने स्क्वायर का निकाला था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये आ रहा था मेरा ए है, ये भी ए हो गया, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था ma² बाई 6, यही तो आ रहा था मेरा। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता हूं। एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, इसके प्लेन में एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, एक्स और वाई एक्सिस। तो स्क्वायर का केस है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी मेरा स्क्वायर सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी स्क्वायर सिमेट्रिकल है, दोनों डायरेक्शन में मेरा जो स्क्वायर का आर्म लेंथ है वो मेरा ए ही है। तो आई एक्स की वैल्यू आई वाई के इक्वल हम कह सकते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो मेरा आई जेड की वैल्यू क्या आएगी, आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है, बेसिकली आई जेड ये है, जो ये है बेसिकली आई जेड है। जेड एक्सिस के अबाउट तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, तो आई एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी आई जेड के इक्वल, यानी कि ma² बाई 6 के इक्वल आ जाएगी। तो आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ma² बाई 12, ठीक है। स्क्वायर के केस में ma² बाई 12 आएगी। सबसे खूबसूरत बात क्या है कि स्क्वायर इतना सिमेट्रिकल टाइप का शेप है कि मैं चाहे एक्स एक्सिस ये ले लूं, वाई एक्सिस ये ले लूं, या फिर मैं डायगोनल के अबाउट में एक एक्स ले लूं और दूसरा वाई मैं इस डायगोनल के अबाउट ले लूं, इन दैट केस भी सेम ही चीज अप्लाई होगी, ma² बाई 12 होगी। कोई तीसरा केस ले लेता हूं, भाई मैं यहां से ऐसे एक एक्स एक्सिस निकाल देता हूं, मींस ये स्क्वायर है सपोज, तो डायगोनल भी 90 डिग्री पे होंगे, तो डायगोनल के अबाउट भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही डिराइव होकर आएगा। डायगोनल हटा दो
ये करूंगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तब भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही निकल के आएगा। ये भी हटा दो, मैं कोई और लेता हूं ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर लेता हूं यूं करके, तो इन एक्सिस को भी मैं अगर आई एक्स और आई वाई कर दूं, फाइनली रिजल्ट मेरा एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा। यानी कि स्क्वायर के केस में क्या है कि मैं कोई भी एक्सिस पकड़ लूं, कोई भी एक्सिस पकड़ लूं किसी भी डायरेक्शन में जो मेरा प्लेन में है, जो मेरा प्लेन में कोई भी एक्सिस पकड़ूंगा, मेरा एम ए स्क्वायर बाई 12 ही आना रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं सर्कुलर डिस्क की बात करता हूं। सर्कुलर डिस्क में मैं किसी भी डाया को के अबाउट निकालता हूं तो मेरा रिजल्ट मेरा वही आता है, क्या आता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मेरा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे आता है मेरा, और इसका हाफ यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 4 मेरा किसी भी डाया के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो आएगा। तो इस केस में चूंकि सर्कल में चीज समझना बहुत आसान है, एक डाया दूसरे डाया के इक्वल है। इस केस में क्या है कि हर लाइन दूसरी लाइन के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्वायर का भी लगभग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में मेरा हमेशा एम ए स्क्वायर बाई 12 ही आएगा। बस इसी चीज पे आप प्रैक्टिस करते जाओ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जो मेरे बेसिक फॉर्मूला है, चाहे वो रॉड का हो, चाहे वो डिस्क का हो, चाहे वो मेरा रिंग का हो, या फिर किसी भी और बॉडी का हो, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उस पर अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, और इस पर अपना हाथ सेट करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और इससे 100% आईआईटी में क्वेश्चन आएगा। और यही नहीं, आप आगे भी जाओगे तो इसका एप्लीकेशन मिलेगा, मीन्स बीटेक में भी जाओगे तो इनर्शिया का एप्लीकेशन आपको लगभग हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करो, और हम लोग अगले वीडियो में रोटेशनल मैकेनिक्स को की गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और रोटेशनल मैकेनिक्स पार्ट 2 पे अब वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग टॉर्क और बाकी के फैक्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, थैंक यू।